तो हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़े हुए हैं। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया कि किस तरह से चीन और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों ने मिलकर एक प्लान दिया है जिसे सीज फायर प्लान कहा जा रहा है। क्या पाकिस्तान के 15 पॉइंट तो नहीं माने ईरान ने, समझौतों में मसौदों या संदेशों का आदान प्रदान हो रहा है, ये बात भी ईरान ने मानी है। अब ईरान बातचीत करना चाहता है या नहीं? ईरान ने पाकिस्तान की तो नहीं सुनी, क्या ईरान चाइना की सुनेगा? यही बात करते हैं हमारे तीनों विशेषज्ञों से। हमारे साथ जेके बंसल साहब जुड़े हुए हैं, संजीव श्रीवास्तव जी जुड़ी हुई हैं और पूर्णिमा नाथ जी जुड़े हुए हैं। सब बंसल साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि चीन की ये बात ईरान मानेगा? सबसे पहले तो बात सोचने की यह है कि जो कहा जाता है या चाहता है उसमें बहुत फर्क होता है। क्या वाकई में चाइना चाहता है ये युद्ध बंद हो? वो क्यों चाहेगा? वो तो ये चाहेगा कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में फंसा रहे और जो उसको मौका मिले ताइवान को कब्जाने का। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि चाइना इसमें कुछ कर पाएगा। दूसरा, ईरान जो है चाइना को तो परमिट कर ही रहा है कि आपने उनका व्यापार तो वहां से हो ही रहा है, उनके एयरक्राफ्ट तो जा ही रहे। तो इसलिए चाइना का ना तो मुझे कोई इंटरेस्ट लगता, ना कोई इफेक्ट पड़ता। और दूसरा, रही पाकिस्तान की बात, पाकिस्तान जो है वो ईरान कैसे विश्वास करेगा पाकिस्तान के ऊपर में, जब पाकिस्तान का सऊदी अरबिया के साथ में पैक्ट है कि भाई वो उनकी मदद करेंगे लड़ाई के लिए, तो वो तो उस तरफ झुका हुआ है, वहां से डॉलर मिलते हैं, तो ईरान उनका कोई जो है वो करेगा ही नहीं। तो ये सब बातें हैं, बात करने के लिए जाके वहां कहने के लिए कुछ और होता है, अंदर से कुछ और चलता रहता है। और आप एक चीज और सोचिए ना, जो ईरान की पार्लियामेंट ने एक प्रस्ताव पास किया है कि हम जो है एनपीटी से, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से अलग हो जाते हैं और अपना न्यूक्लियर बम बनाएंगे। तो ऐसी स्थिति हो रही है, जिस हिसाब से अभी जो वहां पर आईआरजीसी हावी होती जा रही है, तो इस प्रकार से ये नहीं लगता कि वो वहां पे जो इस तरह का कोई जो है समझौता की बात पे ईरान आए, और ईरान जो है किसी की बात को मानेगा नहीं। और आप एक तरफ देखिए, दूसरी तरफ तो चाइना कह रहा है कि वो लड़ाई बंद कराना चाहता है, और एक तरफ जो है वो जो है ईरान को इंटेलिजेंस मुहैया कराता है, जिसकी वजह से ईरान जो है प्रिसाइज अटैक करता है अमेरिका के अड्डों के ऊपर में और इजराइल के ऊपर में। तो अब जब वो खुद युद्ध को भड़का रहा है और उसने हथियार भी वहां पे भेजे हैं, तो ऐसी स्थिति में चाइना कैसे कह सकता है कि वो जो लड़ाई को खत्म करवाने के लिए तैयार है? उसकी बात को कौन सुनेगा? कोई नहीं मानेगा। आपको लगता है कि चाइना का तो वेस्टेड इंटरेस्ट है? मैं समझ गया जेके बंसल साहब, आपको लगता है कि चाइना का तो वेस्टेड इंटरेस्ट है, चाइना चाहेगा कि अमेरिका और मिडिल ईस्ट में इस युद्ध में ईरान के साथ फंसा रहे और चाइना अपनी मनमर्जी करता रहे। वैसे भी चाइना विस्तारवादी है, वो ताइवान पर कब्जा चाहता है और वो चाहेगा कि अमेरिका का ध्यान ताइवान पर से हटा रहे। लेकिन पूर्णिमा जी, आपको लगता है कि चीन और पाकिस्तान मिलकर इस मसले पर कुछ कर सकते हैं? क्योंकि पाकिस्तान तो आजकल बड़ा गुड बॉय बना हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। ये तो स्पेसिफिकली कहा गया है ना, ईरान के साइड से भी कहा गया है कि पाकिस्तान इज़ अ मैसेंजर नॉट ए मीडिएटर। वो एक्चुअली एक्टिव रोल नहीं प्ले कर रहे, वो बीच में है, जो मैसेंजर के हिसाब से बातें इधर की उधर कर रहे हैं। सो रिगार्डलेस ऑफ इट, वो तो स्पेसिफिकली कह रहे हैं कि हम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। अच्छा, अब जब आप चाइना की बात कर रहे हो, चाइना को सब बोलते हैं चाइना विस्तारवादी है, अब हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स को कोई नहीं कहता कि वो यूनाइटेड स्टेट्स से विस्तारवादी है। 80 कंट्रीज में 800 बेसेस पड़े हुए हैं। जो कंट्रीज में यूनाइटेड स्टेट्स की बेसेस है वो सॉवरेन कंट्री नहीं है, वो दे आर वैसल स्टेट ऑफ अमेरिका। तो कोई आज तक मैंने ये भाषा नहीं सुना जो चाइना के ऊपर लागू होती। जो ईरान को आप टेररिस्ट कंट्री कहते हो, ईरान को बोलते हो ईरान के ऊपर वो प्रॉक्सी है, अमेरिका का प्रॉक्सी नहीं है। यूक्रेन कौन है? यूक्रेन अमेरिका का प्रॉक्सी नहीं है। वहाँ पे फंडिंग करा गया है अमेरिका से, वहाँ पे ट्रेनिंग करा गया है अमेरिकन से, वहाँ पे CIA लिटरली हर इंस्टीट्यूशन में घुसे हुए हैं। नेटो के लालच दिखा के यूक्रेन को यूज़ करा के रशिया के अगेंस्ट फाइट कराने के लिए राजी करा गया। आज एक हमारी यूनाइटेड स्टेट्स के लोग नहीं मर रहे, यूक्रेनियन मर रहे। बट दिस इज द ग्रीड ऑफ यूक्रेनियन एज वेल। नेटो की मेंबर बननी है और रूसोफोबिया उनको खा लिया है, लेकिन अमेरिकन कोई मरे नहीं है। लेकिन यही बात यूनाइटेड स्टेट्स पे लागू नहीं होती है।
क्यों इराक ईरान वॉर जो 8 साल चली उसमें इराक प्रॉक्सी नहीं थी अमेरिका की, और अमेरिका फंड नहीं किया था इराक को, वही इराक को जाके बाद में सद्दाम को पकड़ के मार दिए। तो मेरा क्वेश्चन ये डबल गेम क्यों? और अमेरिका की जो ये वेस्टर्न नैरेटिव्स इंडियन मीडिया हाउस से क्यों चलती है? आप अपनी मीडिया अपनी नैरेटिव क्यों नहीं बना पा रहे हो आज तक? ठीक तो है। यही बात मेरी क्वेश्चन होगी कि अभी चाइना और पाकिस्तान की बात हो रही है, इंडिया क्या कर रही है? तो थोड़ी देर पहले मैंने ये देखा कि वो जयशंकर जी बोल रहे थे कि हम दलाल नहीं है। कौन बोल रहा है दलाल बनने के लिए? मैं तो एक्चुअली एडवाइस कर रही हूँ इंडिया उभर के आए एक विश्व गुरु के हिसाब से। विश्व गुरु कैसे बनोगे अगर आप पीस नहीं करवाओगे दोनों कंट्री की? दलाल बनने के लिए कौन बोल रहा है? सो वही बात होती है ना, चाइना की पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, इंडिया की बात कोई कर नहीं रहे। और डेफिनेशन एक तरफा होती है, ईरान के ऊपर, रशिया के ऊपर, चाइना के ऊपर, इंडिया के ऊपर, लेकिन अमेरिका कोई नहीं बोलता है। ठीक है, अब आपने अमेरिका की रेजोल्यूशन पास करवा, अमेरिका की दादागिरी पूर्णिमा नाथ जी बहुत अच्छे से समझाते हैं कि अमेरिका किस तरह से दादागिरी कर रहा है। अगर ईरान के प्रॉक्सी हमास, हिजबुल्ला और हूती हैं, तो अमेरिका के प्रॉक्सी भी तो यूक्रेन जैसे लोग हैं। यूक्रेन युद्ध कर रहा है रूस के साथ, क्योंकि नाटो उसको सहायता दे रहा है, अमेरिका उसको सहायता दे रहा है। लेकिन इस चीज से आगे बढ़ते हैं, वापस इस युद्ध पर आते हैं। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, जयशंकर ने कहा था, दलाल शब्द का इस्तेमाल उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर किया था कि हम दलाल नहीं हैं। ठीक है, हम दलाल नहीं हैं, बिल्कुल नहीं है। लेकिन संजीव श्रीवास्तव जी, आपको नहीं लगता कि भारत को इस पूरे मसले के लार्जर रोल में इंटरेस्टेड रहना चाहिए था? क्या भारत किसी तरह का पॉजिटिव इंटरवेंशन या फिर निगोशिएशन करवा सकता है? देखिए दीपक जी, भारत की जो छवि है वो बहुत ही ऊंची है, बड़ी है, विशाल है और एक जिम्मेदार राष्ट्र की है। जाहिर है कि भारत की छवि पाकिस्तान की तुलना में उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। पाकिस्तान जाहिर है कि एक मैसेंजर है, एक पोस्टमैन है, वो यहाँ के मैसेज वहाँ, वहाँ के मैसेज यहाँ कर उतना ही कर सकता है। और यदि आज उसको चाइना की शरण में जाना पड़ा है और या अन्य जो राष्ट्रों को, टर्की को, इजिप्ट को इत्यादि इत्यादि को अगर वहाँ से मिलना पड़ रहा है, तो ये इस बात को दर्शाता है कि वो मैनेजर से ज्यादा अपनी भूमिका नहीं देखता और उसको अपनी अगर कोई भूमिका तलाशनी है तो अन्य के साथ ही मिल करके वो कुछ कर सकता है, जो वो करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो उसकी छवि इतनी ज्यादा खराब है, इतनी ज्यादा उसकी क्रेडिबिलिटी लो है कि ऐसे में मैं नहीं देखता कि उसका कोई ज्यादा महत्व होगा। अधिक से अधिक जो एक मैसेंजर की भूमिका ही वो अदा कर सकता है, जो कि वो पहले इस समय करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से मैं भी ये मानता हूं दीपक जी कि ये जो पूरी जो क्राइसिस है, ये जो पूरा युद्ध है, इसमें जो बड़ी महाशक्तियां हैं जिसमें भारत भी शामिल है, हमें सभी को मिलकर के अन्य जो विश्व के जिम्मेदार राष्ट्र हैं, वर्ल्ड लीडर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी हो, इमैनुअल मैक्रोन हो, विश्व के अन्य बड़े नेता हों, सभी को मिलकर के इसमें सक्रिय रूप से प्रयास करने की आवश्यकता है। और मैं दीपक जी इस बात को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि आप देखिए तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन तो बिल्कुल एब्सेंट है, उसका तो कोई नामो निशान ही नहीं दिख रहा है कि वो कहीं है भी कि नहीं है। सबसे बड़ा रोल तो उसी का बनता था, एंटोनियो गुटेरेस का जो रोल है वो तो सबसे बड़ा था। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के मैंडेट के साथ 24 अक्टूबर 1945 को बना ये ऑर्गेनाइजेशन आज पूरी तरीके से इररिलेवेंट दिखाई देता है, कहीं उसका नामो निशान भी नहीं दिख रहा है। तो ऐसे में मेरा ऐसा मानना है दीपक जी कि जो विश्व के अन्य ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें G20, G7, जो अन्य इंटरनेशनल और रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वर्ल्ड लीडर्स हैं, उनकी भूमिका बढ़ जाती है, उनकी जिम्मेदारी रादर मैं कहूंगा बढ़ जाती है। और इसमें मैं पूर्णिमा जी से सहमत हूँ कि हमें सभी को एक प्रोएक्टिव जो रोल प्ले करने की आवश्यकता है। और इस बारे में दीपक जी मैं अवश्य इस बात की प्रशंसा करना चाहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस बात को जानते हुए भी कि युद्ध कभी भी छिड़ सकता है, उन्होंने 2 दिन पहले, जो यह 28 फरवरी की घटना हुई उसके 2 दिन पहले वो इजराइल की संसद में पहुंचते हैं और वहां पर जाकर के सभ्यताओं के बीच में संवाद की बातें करते हैं, अब्राहम एकॉर्ड्स की बातें करते हैं और एक किस तरीके से पीस, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को एस्टैब्लिश किया जाए, आतंकवाद से कैसे लड़ाई की जाए, इन सारी बातों में बातें करते हैं। तो आज का जो भारत है वो पहले से ही प्रोएक्टिव रोल प्ले कर रहा है। युद्ध के पहले ही हमने दिखा दिया कि ये जो भारत है वो पेरीफेरी पर बैठ करके घटनाओं को देखने में विश्वास रखने वाला भारत नहीं है। भारत युद्ध के पहले से ही एक्टिव है, आज भी एक्टिव है। और मैं यहाँ पर अवश्य इस बात को कहना चाहूंगा कि देखिए कि भारत की ओपन मीडिएशन की कोई पॉलिसी नहीं है। भारत ओपन मीडिएशन तब तक नहीं करेगा
जब तक सभी कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज भारत से ऐसा करने का ओपन जो है रिक्वेस्ट ना करें। लेकिन भारत बैक चैनल के माध्यम से ये जो पूरे प्रयास है वो मैं मानता हूं कि कर रहा है और इसमें और अधिक तेजी लाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ अन्य जो विश्व के नेता हैं, अन्य जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जाहिर है कि यूएन अपना रोल प्ले नहीं कर पा रहा है, तो सभी को मिलकर के एक संवाद को प्रमोट करने की आवश्यकता है और इसका समय आ चुका है। ये बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही अनिवार्य है, मैं कहूंगा दीपक जी और पूर्णिमा जी जैसा कह रही थी कि सभी को मिलकर के इसका प्रयास करने की आवश्यकता है और भारत मैं मानता हूं कि इस दिशा में बड़ा रोल प्ले कर सकता है। हमारी जो छवि है विश्व गुरु की निसंदेह है और वो रोल हमें प्ले करने की आवश्यकता है। और मैं मानता हूं कि यूरोपीय राष्ट्रों के अंदर भी विजडम है, उनके अंदर भी बड़ी बुद्धिमत्ता है, बहुत ही एंशिएंट जो विजडम के साथ वो काम करने वाले राष्ट्र हैं। विशेष रूप से फ्रांस जैसे राष्ट्र जो है वो उनकी बड़ी भूमिका प्ले कर सकते हैं। विश्व के अन्य नेता भी इसके बारे में अपना सक्रिय योगदान दे सकते हैं, लेकिन संवाद को प्रमोट करने की आवश्यकता है, दबाव बनाने की आवश्यकता है वॉरिंग साइड्स में। और जहां तक ईरान की बात है, देखिए ईरान के ऊपर चाइना का प्रभाव और रशिया का प्रभाव अवश्य पड़ेगा, प्रोवाइडेड कि ये जो राष्ट्र है एक जेन्युइन तरीके से संवाद को प्रमोट करने की तरफ बढ़े। अच्छा है कि चाइना ने कुछ प्रपोजल्स रखे हैं और इसी तरीके के प्रपोजल यदि रशिया की साइड से भी आते हैं तो और अच्छा होगा। और मेरा ऐसा मानना है कि भारत के जो रशिया के साथ जो संबंध है, भारत ऐसे प्रयास जरूर कर सकता है कि रशिया अपने ईरानियन इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करे। भारत भी ईरान के साथ संपर्क में है, भारत भी ऐसा कर सकता है। तो सभी को मिलकर के मेरा मानना है कि प्रयास करने की आवश्यकता है। अदरवाइज ये जो युद्ध है बहुत लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया दिखाई देती है और विश्व समुदाय यदि एक्टिव होकर के, प्रोएक्टिव होकर के अगर कार्य करेगा तो जरूर इसमें सफलता मिलेगी और डायलॉग, डिप्लोमेसी और डी-एस्केलेशन की तरफ ये दोनों वॉरिंग साइड्स आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जेके बंसल जी के पास चलते हैं। जेके बंसल जी, संजीव जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि भारत की ओपन मीडिएशन पॉलिसी नहीं है, लेकिन भारत बैक चैनल से जरूर बात कर रहा होगा और मीडिएशन भारत ओपन तौर पर तभी करता जब अमेरिका उसको कहता, इजराइल उसको कहता, अमेरिका, इजराइल और ईरान तीनों उसको कहते हैं, तब ये प्रक्रिया बनती। तो ओपन मीडिएशन नहीं, लेकिन बैक चैनल से जयशंकर, प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका से भी बात कर रहे हैं, इजराइल से भी बात कर रहे हैं, ईरान से भी बात कर रहे हैं। क्या आपको भारत के फ्रंट से कोई उम्मीद नजर आती है? देखिए, भारत की जो डिप्लोमेसी है वो बहुत, और जो हमारी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बहुत होशियार है, बहुत समझदारी से काम चल रहा है। जैसे बिल्कुल ठीक कहा, जब तक जो तीनों इन्वॉल्विंग कंट्री आके बात ना करें तो फिर किससे बात करेंगे? किसी के ऊपर में आजकल हवा में बात करने से कुछ नहीं होता। सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं। अमेरिका का इंटरेस्ट है, इजराइल का इंटरेस्ट है, ईरान का इंटरेस्ट है, वो किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में भारत आके कहे तो क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। जो अगर बैकग्राउंड डिप्लोमेसी से कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, नहीं तो प्रत्यक्ष में आने की कोई जो है कोई फायदा ही नहीं है। और जहां तक हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने ओपनली जाकर जो रशिया के अंदर में प्रेसिडेंट पुतिन के सामने कहा था कि युद्ध का समय नहीं है, जो है बातचीत का समय है और बातचीत से ही मसलों को समझाया जा सकता है। तो बातचीत का, और जहां तक रही बात यह है कि कम्युनिकेशन है, अभी भी जो अरागची के पास में मैसेज आता है, जो एक्सटर्नल अफेयर अरागची ने इस बात को स्वीकार किया है कि विटकोफ के मैसेज उनके पास में आते हैं, उनका कम्युनिकेशन है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देते हैं। तो जवाब नहीं देते हैं तो ऐसी नहीं है, ये तो तब आती है प्रॉब्लम को कम्युनिकेशन नहीं हो। कम्युनिकेशन के बहुत सारे माध्यम है। जब माध्यम है तो ऐसे में जब तक दोनों तरफ से या तीनों तरफ से कोई चाहत नहीं होगी तो ये युद्ध नहीं बंद हो सकता। ईरान ने ठान के रखी हुई है कि भाई हमारी बात, और आप जो जैसे मैंने शायद पहले ये कहा भी था कि उन्होंने तो ये पास कर दिया कि हम तो एनपीटी को खत्म करके अभी जो न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे ओपनली। उनके इरादे जब इस तरह के हैं ईरान के, और इजराइल तो चाहेगा कि जितना ईरान खत्म हो जाए या कमजोर हो जाए उतना ही ठीक है। अमेरिका को अपनी साख बचानी है, और अमेरिका को तो जो इजराइल जो ईरान एक खतरा बन गया अगर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाता है। मैं आपको एक बड़ा बयान, बंसल साहब, मैं आपको एक बड़ा बयान बताना चाहता हूं जो अभी आएगा। प्रेरणा बताओ क्या कह रहा है ईरान इस बात। और एक बहुत बड़ा पॉइंट है, उन्होंने कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट बदला लेने तक बंद रहेगा। क्या कहता है ईरान, बताइए। बिल्कुल, हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान का बड़ा बयान सामने आया है। बदला लेने तक हॉर्मुज स्ट्रेट बंद रहेगा, ये ईरान ने क्लियर स्टेटमेंट कह दिया है। एक एक मौत का बदला लिया जाएगा, ये बड़ी धमकी है ईरान की। अमेरिका से किसी तरह की कोई बातचीत नहीं। आज डोनाल्ड ट्रंप संबोधित करेंगे, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर है, क्लियर कह दिया ईरान ने, एक एक मौत का बदला लिया जाएगा। तो बदले पर आ गए हैं, और युद्ध में बदला, अगर कोई शब्द बदला की बात करे इसका मतलब अभी जो डिप्लोमेसी दूर है, डायलॉग की बात नहीं हो रही है, अभी बदले की बात हो रही है। सीधे चलते हैं संजीव श्रीवास्तव जी से। संजीव श्रीवास्तव जी, एक छोटा जवाब चाहूंगा
अमेरिका से मीडिएशन नहीं ये कहा है, बदला लेने तक हॉर्मुज स्ट्रेट बंद रहेगा ये कहा है। क्या इसका मतलब वो सेस हटा लेगा या जो टैक्स लगा रहा है वो हटा लेगा? बदला लेने के बाद तो खोल देंगे, टैक्स नहीं लगेगा तब। जी जी, ये जो ईरानियन जो बयान है, जाहिर है कि ये उनकी इस बात को दर्शाता है कि वो कम्बैट के मूड में है, अभी भी वो लड़ना चाहते हैं और वो उनके अंदर एक सेंस ऑफ रिवेंज बहुत ही गहरा है और जाहिर है कि उनको लॉसेस भी बहुत ही गहरे हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उन्होंने अपनी जो टॉप लीडरशिप को गंवा दिया है, अयतुल्लाह खामनेई को ही उन्होंने गंवा दिया है। तो ऐसे में जो उनके अंदर एक सेंस ऑफ रिवेंज है, एक जो वेंजेंस है, वो बहुत ही उसकी भावना अभी भी दिखाई देती है। लेकिन इतना कहने के बाद मैं अवश्य कहूंगा कि बेहतर हो कि ईरान की इस्लामिक रिजीम अब कुछ बुद्धिमत्ता के साथ काम ले, कुछ प्रूडेंस के साथ काम ले। आज उसने काफी रिटेलिएशन किए हैं, अच्छी फाइट दी है, इसको भी मानना होगा। लेकिन यदि वो इसी तरीके का एडमेंट रुख अख्तियार करते हैं तो जाहिर है कि इसका जो जवाब है उनको उसी तरीके का मिलेगा जैसा कि जिस भाषा में वो बात कर रहे हैं। और ऐसे में उनकी जो फायर पावर है और भी डिप्लीट होगी। आज वो उनके पास जरूर वो क्षमताएं हैं, उन्होंने डेवलप की हैं, लेकिन इस तरीके की जगह स्थितियों में अगर वो रहेंगे तो उनका जो पूरा राष्ट्र है वो लंबे समय तक डिस्टेबलाइज रहेगा। और उसके ऊपर इसराइल तो ताबड़तोड़ हमले जारी रखेगा। अमेरिका भले से थोड़े कम कर ले, लेकिन इसराइल के लिए तो मैटर ऑफ सर्वाइवल है। और इस तरीके का अप्रोच यदि ईरान की इस्लामिक रिजीम रखेगी तो इसराइल जो है लगातार वो हमले जारी रखेगा, ये बात भी दिखती है। ठीक और है, अमेरिका अगर सीधे सीधे हमले अगर आगे चलना कम भी कर दे तो इसराइल के माध्यम से वो जरूर ऐसे हमले करवाता रहेगा। और ये रीजन बहुत ही, उसका जो राष्ट्र है ईरान, बहुत ही लंबे समय तक डिस्टेबलाइज्ड रह सकता है। तो बुद्धिमत्ता इसी में है कि वो भी डायलॉग और डिप्लोमेसी के राह को तलाशें और बेहतर हो कि वो अपने इन तरीके के सेंटिमेंट्स पर, ऐसे जो सेंस ऑफ रिवेंज है, उस पर थोड़ा विराम लगाएं। सिंह साहब आपको, बंसल साहब आपको जोड़ना चाहते हैं? मैं ये जोड़ना चाहता हूं कि बदले का शब्द जो वो इस्तेमाल करते हैं, जब सुलेमानी की मौत हुई थी तभी उन्होंने बदला कहा। और हॉर्मुज से 40-50 पे उनके लीडरशिप को पहले दिन मार दिया गया था। क्या हॉर्मुज से बदला लिया जा सकता है? और उन्होंने अपनी संसद में ही पास कर दिया कि हम तो यहाँ से जो है ना वसूलेंगे टैक्स और अपनी जो इकोनॉमी को बढ़ाएंगे। तो ये सब बातें हैं, इनका कोई मतलब नहीं होता। ये ऐसी चीजें कहना और वो भी जो है कह दिया तो उसका कोई मतलब नहीं है, उसको कोई सीरियसली नहीं लेना चाहिए। मैं बस ये कहता हूँ। ठीक है, तो प्रेरणा, क्या ये एक नया वॉर नैरेटिव है? क्या ये जवाब है डोनाल्ड ट्रंप को उनके भाषण से पहले कि हम किसी तरह की कोई बातचीत नहीं कर रहे? 33 दिन के बाद अभी भी ये युद्ध कब खत्म होगा इसका कोई संकेत या संभावना दिखाई नहीं दे रही है। तो आइए प्रेरणा, बात कर लेते हैं हमारे हथियार की। आज का हथियार कौन सा है? हालांकि मेरा ये मानना है कि हथियार से आम आदमी ही हलकान होता है, आम आदमी ही मारा जाता है, इसलिए युद्ध से किसी का फायदा नहीं है। इसलिए भारत हमेशा कहता है कि हम युद्ध के नहीं बुद्ध के देश हैं। बिल्कुल, हमारे खास सेगमेंट एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं जहां हम रोजाना किसी न किसी घातक हथियार को डिकोड करते हैं। और आज हम चर्चा करेंगे ईरानी शिकारी के बारे में जो 300 किलोमीटर दूर उड़ते हुए दुश्मन को भांप लेता है, जो दुनिया के सबसे उन्नत स्टेल्थ फाइटर जेट्स के लिए मौत का जाल है। जी हां, बावर 373 ये सिर्फ एक मिसाइल सिस्टम नहीं है बल्कि ईरान की उस जिद का परिणाम है जिसने पश्चिमी प्रतिबंधों को ठेंगा दिखाते हुए दुनिया को हैरान कर दिया। बावर 373 ईरान का लंबी दूरी का सतह से हवा में मार करने वाला एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह दुश्मन के लड़ाकू विमान, ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर सके। अब देखिए, इसकी कुछ खासियत भी बता देते हैं आपको कि आखिर बावर 373 जो है वो क्यों खास है। यह पूरी तरह से स्वदेशी सिस्टम है, रूस के मशहूर S-300 से भी ज्यादा ताकतवर है। 300 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन को यह ट्रैक कर सकता है, 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक मारक क्षमता है इसकी और एक साथ 6 लक्ष्यों पर निशाना साध सकता है। सैयद 4 जैसी घातक मिसाइलों से यह लैस है। रूस का S-400 और ईरान का बावर 373 दोनों ही दुनिया के सबसे घातक लंबी दूरी के सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम माने जाते हैं। हालांकि ईरान का दावा है कि बावर 373 अब S-400 के स्तर तक पहुंच गया है, लेकिन तकनीकी रूप से दोनों में कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं।
बिल्कुल, S-400 और बावर 373 में क्या अंतर है उसको भी आप समझिए। अगर हम S-400 की विशेषता की बात करें तो बावर 373 अधिकतम रेंज उसकी 400 किलोमीटर है, तो वहीं बावर की जो अधिकतम रेंज है वो 300 प्लस किलोमीटर है। रडार ट्रैकिंग की बात करें तो इधर 600 किलोमीटर है, तो वहीं बावर की क्षमता 450 किलोमीटर है। मिसाइल का नाम इधर 40N6 और इधर 48N6। आदि सैयद 4B लॉन्च क्षमता वर्टिकल कोल्ड और लॉन्च वर्टिकल हॉट, लॉन्च मुख्य ताकत युद्ध में परीक्षित, उच्च गोपनीयता और स्वदेशी सॉफ्टवेयर। कुल मिलाकर हमने आपको एक कंपैरिजन बताया है, आप ग्राफिक्स के जरिए देख भी पा रहे होंगे। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये ईरान के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। दरअसल ईरान के लिए बावर 373 महज एक हथियार नहीं बल्कि उसकी संप्रभुता की ढाल है। क्यों महत्वपूर्ण है उसके कुछ कारण आपको बता देते हैं। संवेदनशील इलाकों को हवाई हमलों से यह बचाता है, विदेशी सिस्टम में बैकडोर या किल स्विच का खतरा होता है। बावर का कंट्रोल पूरी तरह ईरान के हाथ में है और इसे हैक करना या जैम करना लगभग असंभव है। अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिर इसकी कहानी कहां से शुरू हुई। इसकी कहानी शुरू होती है 2007 से। ईरान ने रूस से S-300 डिफेंस सिस्टम मांगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण रूस पीछे हट गया। तब ईरान ने तय किया कि वो अब किसी का मोहताज नहीं रहेगा। 2007 में इसकी कहानी शुरू हुई। ईरान ने रूस से S-300 डिफेंस सिस्टम मांगा था। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण रूस पीछे हट गया। ईरान ने तय किया कि वो किसी का मोहताज नहीं रहेगा। 2019 में इसे पहली बार दुनिया के सामने लाया गया। बावर 373 पूरी तरह से स्वदेशी है। इसका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों ईरान में विकसित हुआ है। तो ये था ईरान का बावर 373, एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम जो न केवल ईरान की सुरक्षा को मजबूत करता है बल्कि उसकी तकनीकी क्षमता और आत्मनिर्भरता को भी दुनिया के सामने पेश करता है। हमारे साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं। जेके बंसल साहब हमारे साथ हैं, पूर्णिमा नाथ जी मौजूद हैं और साथ साथ संजीव श्रीवास्तव जी। और इस बीच संजीव श्रीवास्तव जी, मैं आपसे, देखिए हमने बावर 373 का जिक्र किया, आपको क्या लगता है ये कितना ताकतवर हो सकता है अगर इस जंग के लिहाज से हम इसे समझे तो? जी निसंदेह, जैसा कि आपने स्वयं ग्राफिक्स के माध्यम से बताया, बहुत अच्छा कंपैरिजन ड्रॉ किया S-400 से। और ये निसंदेह ईरानियन इंडिजिनसली बिल्ट सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम है। और ईरान जो जाहिर है कि अपनी जो मिसाइल कैपेबिलिटीज के डेवलपमेंट में उसने महारत हासिल की है, जो कि दिख भी रहा है। और इसी तरीके की ईरान की जो मिसाइल पावर के संदर्भ में इजराइल और अमेरिका लगातार इस बात का दबाव बना रहे थे कि उसको अपनी मिसाइल्स की जो क्षमता को जो विकसित करने का उसका जो लगातार एक एफर्ट है और इस तरीके की रेंजेस को बढ़ाने का और इस तरीके के सिस्टम्स को डेवलप करने का जो कि बेहद एडवांस है, वो जाहिर है कि इजराइल को आशंकित करते थे और अमेरिका को भी आशंकित करते थे। और यही कारण है कि ये जो वार्ता चल रही थी उसमें मिसाइल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम ही एक ऐसा एस्पेक्ट था जिसके के ऊपर एक सहमति नहीं बन पा रही थी। तो ईरान की जो मिसाइल पावर की जो डेवलपमेंट की जो उसके प्रयास रहे हैं उसमें उसको बड़ी सफलताएं मिली हैं। और उस संदर्भ में जो बावर 373 है वो भी एक माइलस्टोन उसके लिए है। और जैसा कि आपने बताया कि S-400 चूंकि उसे नहीं मिल पाया, उसके बाद उसने अपनी स्वयं की जो तकनीक का इस्तेमाल करते हुए अगर इस तरीके का एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप किया है तो ये उनकी कैपेबिलिटीज को दर्शाता है। और इसका इस्तेमाल भी वो वर्तमान समय में इस युद्ध के क्षेत्र में वो कर रहे हैं, ये स्पष्ट है। और इसी तरीके की जो अभी कैपेबिलिटीज ईरान के पास इंटैक्ट है, तो ये भी देखता हूँ जो डीप अंडरग्राउंड जो उनकी मिसाइल सिटीज हैं, जो ऐसे डीप अंडरग्राउंड फैसिलिटीज हैं, स्टोरेज साइट्स हैं, वहां पर अभी भी इस तरीके के सिस्टम्स मौजूद हैं। अमेरिका इस बात का दावा जरूर करता रहा कि हमने उसको काफी डेसिमेट किया है, काफी डिस्ट्रॉय किया है, लेकिन ईरान जिस तरीके का अभी रिटेलिएशन दिखा रहा है और अनेक तरीके के हमलों को वो लगातार उसका जवाब दे रहा है, तो ऐसे में ये उसकी मिसाइल डेवलपमेंट की बहुत ही एडवांस कैपेबिलिटीज को भी दर्शाता है। हमने ये भी देखा था कि रशिया को भी ईरान ने अपने ड्रोन्स की, जो अगर मैं बात करूं तो ड्रोन्स की भी जो उसकी कैपेबिलिटीज है वो बड़ी है। शाहिद सीरीज के जो ड्रोन्स हैं, कामिकाजी ड्रोन्स, जो सुसाइड ड्रोन्स होते हैं, उसका इस्तेमाल रशिया जैसी महाशक्ति ने ईरान से लेकर के उसे यूक्रेन के विरुद्ध किया। और अभी स्थिति ये है कि अमेरिका शाहिद ड्रोन को कॉपी करके वो अब शाहिद ड्रोन का मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है। लुकास नामक उसने एक इसी तरीके का ड्रोन बनाया है जो कि शाहिद ड्रोन की ही कॉपी है। तो ईरान की जो मिसाइल एंड ड्रोन की कैपेबिलिटीज है
वो निसंदेह बड़ी है और उसने काफी उसमें प्रगति हासिल की है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, बंसल साहब आपको जोड़ना चाहते थे और मैं जानना चाहूंगा, जब रूस जैसा देश, एक महाशक्तिशाली देश, अगर वो ईरान से ड्रोन मांगने लगे इतने सैंक्शंस के बाद, तो वो कितना चैंपियन है इस मामले में, ये पता चलता है बंसल साहब। देखिए, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। मैं पहले तो ये कहना चाहता हूं कि जो 373 की बात हो रही है, ये 373 को जब जो उनके सुप्रीम लीडर की सुरक्षा में क्यों नहीं लगाया, उसके लिए HQ-9 को क्यों उन्होंने मांगा और फिर कहा कि HQ-9 ने हमको धोखा दे दिया, तो S-400 से इसका मुकाबला कैसे हो सकता है? हमने S-400 को खुद किया और आपने देखा सिंदूर में किस तरह से S-400 ने अपने कमाल दिखाए हैं। तो कंपेरिजन करना कहने में वो प्रूव होती है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अगर जो है वो अपने सुप्रीम लीडर को नहीं कर पाए तो उसके कितने बखान करते रहे तो उससे कोई फायदा नहीं है। तो बात तो रहेगी ये। वही आपने ड्रोन की बात कही, कोई जो है पर्टिकुलर कंट्री एक सिस्टम डेवलप कर लेता है, इन्होंने ड्रोन को डेवलप किया जो कि ईरान ने एक्सपोर्ट किया जो उसके लिए रशिया के लिए। अब आप देख लीजिए, उसी साइज ड्रोन की कार्ड खोजी है यूक्रेन ने, और यूक्रेन ने उसका कार्ड खोज करके वो उसका एंटी ड्रोन सिस्टम है वो अब दे रहा है जो गल्फ कंट्रीज को, सऊदी अरबिया वगैरह उससे ले रहे हैं आके एक तो ये तो एक पर्टिकुलर चीज जो कोई एक महारत कर लेता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई वो ठीक है, वो कोई जो रशिया भाई उसको जो है रशिया को इम्पोर्ट करना पड़ा। रशिया के पास तो इतने बेहतरीन तरीके के वो हैं इक्विपमेंट है सारे। हालांकि रशिया ने खुद कहा था जो ईरान को कि आप हमारे साथ में डिफेंस सिस्टम बनाइए, एयर डिफेंस सिस्टम बनाइए, लेकिन जो ईरान ने है वो सिर्फ मिसाइल और ड्रोन बनाए, एयर डिफेंस पे कोई उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अगर वो ध्यान देते तो इतना नुकसान उनके कंट्री में नहीं होता। उनकी जो इंटरसेप्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है उनके पास में, अमेरिका को इजराइल के जो बम्बार्डमेंट हो रहा है उसके लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पूर्णिमा नाथ जी आपका, बंसल साहब आपका और संजीव श्रीवास्तव जी आपका। तो युद्धभूमि में मेरे और प्रेरणा के साथ आज के लिए इतना ही। कल 2 बजे फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ, 34वें दिन के साथ और डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्र के नाम संदेश के साथ। अभी के लिए नमस्कार और एक ब्रेक।